गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना क्लास, है ना। तो लास्ट क्लास में हम क्या देखे थे, जो भी देखे थे, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यही पहुंच गए हैं हम, ठीक है। तो उससे पहले एक सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ हमको पढ़ना चाहिए, ये छूटा हुआ है, ये देख लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ किसने दिया था? ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो क्या बताया इसमें? वॉटसन और क्रिक ने बताया कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ ये होता है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगा, ट्रांसमिट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? डीएनए है। डीएनए आप क्या करता है बताएं कि डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो ये सिंबल इसी के ऊपर अगर आप घुमा के बताते हो तो इसका मतलब क्या है? रेप्लिकेशन। ये चीज क्या है? रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन करता है, मींस डीएनए अपना कॉपी बनाता है, सही है। और डीएनए से फिर क्या बनता है? आरएनए बनता है, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, ठीक है। और फाइनली आरएनए से क्या बनता है? आपके पास प्रोटीन बनता है। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन कहते हो। क्या कहते हो? ट्रांसलेशन। तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से फ्लो होता है कि डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, डीएनए टू आरएनए बनता है, एंड आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, एंड प्रोटीन इज द अल्टीमेट लास्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोटीन ही है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लो होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो तीन मेन चीज है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, एक रेप्लिकेशन, एक ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा ट्रांसलेशन, ठीक है। आप पहले ये पढ़ोगे कि रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए कैसे बनता है। सेकंड आप ये पढ़ोगे कि डीएनए टू आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होगा ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन आरएनए बनने के बाद आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ट्रांसलेशन। इस तीनों स्टेप को हम डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, तो वो पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ये ओल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है, ये ओल्ड वाला है। अभी एक न्यू सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ चलता है, इसमें क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद, ये देने के बाद कुछ समय बाद आपके पास एक साइंटिस्ट है बाल्टीमोर। इन्होंने क्या डिस्कवरी किया? इन्होंने देखा कि रिट्रोवायरस, कुछ वायरस हैं जो कि रिट्रोवायरस है। रिट्रो मतलब होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। वो क्या है? आरएनए है। तो आरएनए से ये देखें कि इस वायरस के पास, रिट्रोवायरस के पास एक एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बना सकता है ना। उस एंजाइम का नाम क्या दिए? आइसोलेटेड एंजाइम। और इस एंजाइम का नाम दिया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का नाम दिया गया। ये क्या करेगा? ये आरएनए से डीएनए बनाता है। क्या बनाता है? डीएनए। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ये जो पुराना वाला था, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। बोले कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है, पहला पॉइंट रेप्लिकेशन। दूसरा पॉइंट, डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हमने क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन बोला था। और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, और आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उल्टा हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, दैट इज आरएनए से प्रोटीन बनता है, और इसको आप बोलते हो ट्रांसलेशन। दिस इज न्यू सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। यही क्या है? न्यू सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है कि डीएनए कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड फॉर्म कॉपीज ऑफ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। देन डीएनए टू आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि उल्टा है, और आरएनए से प्रोटीन इज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पहला टॉपिक रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। वॉटसन एंड क्रिक ने
1953 में जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल जो दिया था, जिसका 5 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स मॉडल, उसी समय 1953 में ही मॉडल के साथ इन्होंने ये बताया कि द पॉसिबल मोड ऑफ रेप्लिकेशन, पॉसिबल मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव मतलब स्टोर, आप उसको बचा के रखो, कंजर्व करके रखो, है ना। और सेमी मींस हाफ। तो जो रेप्लिकेशन का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, वो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में क्या बोला था कि जो प्लॉसिबल मेथड हो सकता है, शायद वो रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज ये आपके पास डीएनए है 5 days to 3 days, 3 days to 5 days, क्लियर है। आपको यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ये रिवाइज करना चाहिए आपको। ये न्यूक्लियोटाइड था, मान लो ये न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है और इधर में क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था, इधर क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है, इसी का मिलके पॉलीमर बनता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, डीएनए बोलते हो। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 में OH ग्रुप होता है, क्लियर है। तो 5 days ये, और ये 3 नंबर हो गए, ये 4 नंबर, और ये CH2 5 नंबर, और 5वें नंबर कार्बन में फॉस्फेट होता है। तो ये जो हम 5 days 3 days बता रहे हैं, ये 5 days मतलब फॉस्फेट ग्रुप है और 3 days मतलब OH ग्रुप है। ये आपको हमेशा पहले भी बताया था, आज दोबारा शॉर्टकट में रिवाइज करा दिया आपको कि 5 days मतलब फॉस्फेट और 3 days मतलब OH ग्रुप। ठीक है, इसी से पोलैरिटी, और हम बताए थे कि एंटी पैरेलल होता है। तो ये 5 days to 3 days और ये 3 days to 5 days। ये जो डीएनए है आपका ओरिजिनल डीएनए, स्टार्टिंग डीएनए, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ पेरेंटल डीएनए। पेरेंट का डीएनए है तो पेरेंटल डीएनए, और शॉर्टकट में क्या लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं। इससे 2 नया कॉपी ऑफ डीएनए बना। जब रेप्लिकेशन हुआ तो क्या बनेगा, 2 नया कॉपी ऑफ डीएनए बनेगा। रेप्लिकेशन मींस बेसिकली इट्स जीरोक्स, है ना। तो आपने जब जीरोक्स किया तो आपके पास 2 कॉपी मिला। अब इसको आपने चेक किया तो ये बोले कि ये ब्लैक वाला पहले से था, इसको क्या बोले थे, पेरेंटल। ये P पहले से बना है, वो पहले से जो था वो यहाँ पे। ये रेड वाला जो अपन यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये नया बना है। इस डीएनए के ऊपर ये वाला नया बना है, तो ये क्या है, न्यूली फॉर्म्ड डीएनए, न्यूली फॉर्म्ड डीएनए। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला पेरेंटल है और ये वाला न्यू, क्लियर है। तो आप ये देख रहे हो कि एक जो डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें 50% कौन है, पेरेंट वाला है, और 50% क्या है, न्यू डीएनए है। 50% पेरेंट है और 50% न्यू डीएनए है। ठीक है, तो यही मतलब है सेमी कंजर्वेटिव का, कि जो डीएनए रेप्लिकेट होके बनेगा, in that DNA 50% half of the DNA will be from parent, semi conservative। आधा डीएनए कंजर्व है, सेम टू सेम, जो पहले था वहां पे वो ये डीएनए यहाँ पे, क्लियर है बात। ठीक है, चलो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन 1953 में किसने बोला था, वॉटसन एंड क्रिक ने सिर्फ सजेस्ट किया था, पॉसिबल मोड बताया था कि शायद रेप्लिकेशन ऐसे होता होगा। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, अगला टॉपिक हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किसने किया था, मिचेल्सन एंड स्थेल ने किया था। मिचेल्सन एंड स्थेल, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलके 1958 में क्या किया था, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने सिर्फ सजेस्ट किया था कि पॉसिबली ऐसा होता होगा, बट ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किसने किया, मिचेल्सन एंड स्थेल ने किया था फर्स्ट टाइम 1958 में। इसके एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे। चलो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
एंड स्थल। कब है एक्सपेरिमेंट? 1958 में। ठीक है, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इसको प्रूफ करने के लिए ही टुक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया लिया था? ई कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई, पूरा नाम क्या है? एस्केरिचिया कोलाई। ठीक है, ये बैक्टीरिया लिया। क्लियर है? इस बैक्टीरिया को लेके इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया, और इस कल्चर प्लेट में जो नाइट्रोजन का सोर्स है, ठीक है, जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो क्या किया? अमोनियम क्लोराइड को लिए। नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? अमोनियम क्लोराइड को लिए। और एक बात समझना, ये जो नाइट्रोजन है ये 714 या पीरियोडिक टेबल में पढ़ते होंगे, दिस इज नॉर्मल नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कैसा है? नॉर्मल नाइट्रोजन है। इसके बदले में एक और नाइट्रोजन होता है N7N15। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है, ये 14 की जगह इसका मास क्या है? ज्यादा है, तो ये हैवी है, इससे ज्यादा हैवी है। ये 14 है इसका वेट, एटॉमिक मास, इसका कितना है? 15। ये हैवी नाइट्रोजन है। ये कैसा है? हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आपको पता है कि डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, और हम प्यूरिन और पाइरिमिडिन में देखे भी थे स्ट्रक्चर में कि नाइट्रोजन प्रेजेंट था। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बैक्टीरिया एस्केरिचिया कोलाई लेके इसको एक कल्चर प्लेट में ग्रो कर रहे हैं, जिसमें जो आप नाइट्रोजन दे रहे हो वो अमोनियम क्लोराइड के थ्रू दे रहे हो, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन आपने लिया है वो N15 वाला लिया है। कैसा लिया है? N15 वाला। तो N15 अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, N15 अमोनियम क्लोराइड लिया, और इसमें आपने बैक्टीरिया को डाल दिया, और इसको क्या किया आपने? ग्रोन फॉर मेनी जनरेशन, कई जनरेशन के लिए क्या किया? ग्रो किया। अब ई कोलाई का जनरेशन टाइम कितना है? पहले तो ये लिख लेते हैं, जनरेशन टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट। जो ई कोलाई का जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट है। जनरेशन टाइम मींस टाइम टेकन टू डबल, है ना? डबल होने के लिए एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 होने में कितना समय लगता है? 20 मिनट लगता है। किस बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं? एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई के बारे में बात कर रहे हैं। जनरेशन टाइम 20 मिनट है। आपने इस बैक्टीरिया को लिया और इसमें डाला, और इसमें अमोनियम क्लोराइड लिया है, जो कि नाइट्रोजन क्या है? उसमें नाइट्रोजन 15 है, मतलब हैवी नाइट्रोजन आपने लिया है, और उसमें उसको ग्रो कर रहे हैं कई जनरेशन के लिए, 20-20 मिनट करके, कई घंटों, 3, 4, 5, 10 दिन के लिए आपने क्या किया? ग्रो किया। तो कई जनरेशन तक ग्रो करने के बाद आपने जब डीएनए को चेक किया, तो डीएनए में जितने भी नाइट्रोजन बेसेस थे वो सब कैसे वाले थे? N15 वाले डीएनए थे। क्लियर है? ये हो गया लेपिंग ऑफ डीएनए। ये इसको आप क्या बोल रहे हो? हैवी डीएनए, क्योंकि नाइट्रोजन 15 कैसा है? हैवी नाइट्रोजन है। तो आपने इस मीडियम में ग्रो किया है, तो जब इसमें आप ग्रो करोगे तो जो नया नाइट्रोजन बेस बनेगा वो भी कैसे वाला बनेगा? N15 वाला बनेगा। जो आप खाओगे वही बनेगा। तो ये बैक्टीरिया अभी ये वाला नाइट्रोजन 15 खा रहा है, तो नाइट्रोजन 15 से जो नया नाइट्रोजन बेसेस बना वो N15 वाले थे। अब यही नाइट्रोजन बेस डीएनए में लग गए, तो आपका डीएनए भी कैसा हो गया? N15 वाला हो गया। दोनों साइड क्या लिखा गया? N15। यहां तक क्लियर है बात? चलो, हैवी डीएनए बन गया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? अब यहां से निकाल के ग्रोन फॉर मेनी जनरेशन, और यहां से निकाल के इन्होंने इसको ग्रो किया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे कल्चर प्लेट में, और कल्चर प्लेट में इस बार क्या लिए? अमोनियम क्लोराइड लिए, नाइट्रोजन का सोर्स, और इस बार N14 वाला लिया। क्या कौन सा लिया? N14 मींस नॉर्मल नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, आपने कई जनरेशन ग्रो किया, सभी डीएनए N15 हो चुके हैं। अब इस बैक्टीरिया को उठा के आपने ट्रांसफर कर दिया किसमें? N14 अमोनियम क्लोराइड में ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद आपने कितना देर लिया? 20 मिनट। 20 मिनट के बाद आपने जब चेक किया, तो ये आपका पहले क्या था? ये था। 20 मिनट के बाद जब आपने इसको चेक किया, तो आपके पास 2 डीएनए मिला, एक और ये 2। इसमें से ये एक N15 है, तो दूसरा क्या है? N14 है। ठीक है, ये वाला N15 यहाँ है,
उसके साथ में एक नया बना, वो क्या है, N14 है, क्योंकि आपने अभी क्या किया है, अब N14 अमोनियम क्लोराइड लिया है, तो जो नया डीएनए बनेगा वो कैसा होगा, N14 वाला होगा, ठीक है। और दूसरा ये N15 है और ये क्या है, N14, ऐसे करके आपको 2 डीएनए मिल गए, ठीक है। देखो 20 मिनट में डबल हो जाएगा बोले थे जनरेशन टाइम, तो आपके पास पहले एक डीएनए था, 20 मिनट बाद आप निकाल के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 डीएनए मिलेगा, क्योंकि डबल हो चुका है। और डबल हो गया तो आपने देखा कि दोनों डीएनए कैसे हैं, हाइब्रिड है। क्यों हाइब्रिड बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसका एक स्ट्रैंड N15 है, हैवी है, और एक स्ट्रैंड लाइट वाला है, N14 है। N14 मतलब उसको, अगर इसको हैवी बोल रहे हैं तो इसको लाइट बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिला के, हैवी भी है लाइट भी है, तो दोनों मिला के आप क्या बोल रहे हो, हाइब्रिड। 2 डीएनए बना है और दोनों क्या है, हाइब्रिड है। तो मैं अगर हाइब्रिड का आपको परसेंटेज पूछूं तो आप बोलोगे सर 2 डीएनए बना और दोनों हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। इसको 20 मिनट और कंटिन्यू किए, 20 मिनट के लिए और कंटिन्यू किए, तो आपके पास 20 मिनट में 2 हुआ था, और 20 मिनट करोगे मतलब टोटल 40 मिनट के बाद निकाल के देखोगे तो 40 मिनट में 2 जनरेशन टाइम हो गया, 20 × 2, तो टोटल 2 से कितना डीएनए बन जाएगा, 4 डीएनए बन जाएगा, 1 2 3 और 4 डीएनए बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या देखें कि एक N15 यहां पे आ गया, N15, उसके बाजू में एक N14, ठीक है। ये वाला के साथ में एक नया N14 बना, ये पेरेंटल है, ये न्यू है, ठीक। उसके साथ में फिर ये वाला N14, इसके साथ में एक नया N14 बनेगा, उसके बाद ये वाला N15, ये वाला N14 पहले ले लेते हैं, ये N14, इसके साथ में एक नया N14 बनेगा, ये वाला N15, इसके साथ में एक N14 नया बनेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको कितना डीएनए मिल गया, 4 डीएनए मिला। 4 डीएनए में आप ये देख रहे हो कि 2 हाइब्रिड है, एक N15 N14, N15 N14, ये पहला वाला हाइब्रिड है, बिल्कुल है, दोनों दिख रहा है, N15 भी N14 भी। ये दूसरा देखो N14 N14, N14 N14, ये दोनों को आप क्या बोलोगे, N14, 14 वाला क्या था, लाइट था, ये अगर हैवी है तो ये कैसा है, लाइट, तो इसको आपने क्या बोला, लाइट डीएनए। और लास्ट वाला हाइब्रिड है, लास्ट वाला क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। हाइब्रिड है तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको दोबारा पूछूं मैं कि 20 मिनट बाद हाइब्रिड का परसेंटेज 100 था, तो टोटल 40 मिनट के बाद कितना होगा, तो 40 मिनट के बाद आप देख रहे हो कि आपके पास यू हैव 4 डीएनए, टोटल कितना डीएनए है, 4 डीएनए है, और 4 में से 2 हाइब्रिड है और 2 लाइट हैं, तो हाइब्रिड का परसेंटेज कितना हुआ, 50%, ठीक है। टोटल कितना है, 4, और हाइब्रिड कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आंसर कितना आएगा, 50%। 50% क्या है, हाइब्रिड है, आफ्टर 40 मिनट। क्लियर है, तो 20 मिनट बाद 100% हाइब्रिड, 40 मिनट बाद 50%, और 20 मिनट में अगर करूं तो आप देखो 20 से 40 किया तो आपने क्या हो गया, सीधा 100 से 50 मतलब हाफ हो गया। और 20 मिनट अगर करूं मैं, 60 मिनट तक करूं, तो ये 50 से कितना हो जाएगा, 25। 80 मिनट का पूछेगा अगर आपको, तो 25 का भी आधा कितना, 12.5, 12.5। उससे भी 100 मिनट बाद पूछा तो 12.5 का भी हाफ, 6.25, 3.725, ऐसे करके कितना मिनट बाद पूछ रहा है आपको आंसर करना है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। हर 20 मिनट में फर्स्ट 20 मिनट के बाद 100% होगा, आपको इतना याद रखना है, उसके बाद हाफ होते जाएगा। तो पहला 20 मिनट में 100% था, 40 मिनट बाद 50, 60 मिनट बाद 50 का हाफ 25, 80 मिनट बाद 12.5, ऐसे करके आपको परसेंटेज निकाल के बताना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक टेक्निक आपको समझना पड़ेगा। एक होता है कि अगर आपको समझो कि यू हैव बायोमोलिक्यूल्स, आपके हाथ में कुछ बायोमोलिक्यूल्स है, आप चाहते हो कि ये बायोमोलिक्यूल्स को मैं डेंसिटी, उसके भार के अनुसार मैं क्या कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसमें आप कल भी बताया था मैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में मशीन होता है, उसमें ट्यूब लगाते हैं, जोर से घुमाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण में जो हैवी है वो नीचे आ जाता है और जो लाइट है वो ऊपर रह जाता है। क्लियर है, तो अगर आपको डेंसिटी के हिसाब से सप्रेशन करना है तो एक स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं
सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस एक आप ऑर्डर में जमा रहे हो, लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ये क्या है, ग्रेडियंट है ना। और कैसा ग्रेडियंट, डेंसिटी, डेंसिटी वाइज अरेंज कर रहे हो आप, तो डेंसिटी ग्रेडियंट किसमें कर रहे हो, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड बेसिकली एक लिक्विड है। सपोज आप एक ये ट्यूब ले लिए, इस ट्यूब में आपने क्या किया, सीजियम क्लोराइड भर दिया, ये पूरा क्या भरा पड़ा है, सीजियम क्लोराइड भरा पड़ा है। इसमें आप क्या करो, अपना सैंपल डाल दो, सैंपल डाल के इसको घुमा दो, सेंट्रीफ्यूगेशन करा दो, तो इस सीजियम क्लोराइड में ये मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल आप डाले हो, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, जिसका डेंसिटी बीच का होगा वो इधर बीच में आएगा, जिसका डेंसिटी कम है सबसे वो ऊपर आएगा। सबसे लो डेंसिटी सबसे ऊपर में, सबसे हाई डेंसिटी सबसे नीचे में, जितना ज्यादा भारी उतना ज्यादा नीचे। ये टेक्निक है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी को इन्होंने किया था यहाँ पे साथ साथ में। 20 मिनट बाद जब इन्होंने निकाला तो पहले देखो स्टार्टिंग डीएनए, ये स्टार्टिंग डीएनए था, दोनों क्या था, N15 N15। इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन किए, तो ये आपका ट्यूब है, इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन किए तो जो डीएनए का जो आपको बैंड दिखा, नीचे दिखा, कहाँ दिखा, नीचे, ये कौन सा डीएनए है, N15 N15, ठीक है। इसके बाद जब आपने 20 मिनट बाद जहाँ पे हाइब्रिड बना है दोनों, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो आपने देखा कि डीएनए का बैंड नीचे से थोड़ा ऊपर बना है, बीच में बना है, ये कौन सा है, N15 N14 है, ऐसे आपको पहचानना है। और लास्ट वाला में यहाँ पे आप क्या देखें कि दो ठो हाइब्रिड बना है और दो ठो लाइट बना है, N14 N14 वाला बना है। तो यहाँ पे अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, इस डीएनए को निकाल के यहाँ पर डालोगे और घुमाओगे सीजियम क्लोराइड में, तो आपको दो मिलेगा, एक सेंटर में मिलेगा जो कि हाइब्रिड होगा और दो ठो लाइट है तो ये ऊपर मिलेगा, इसका डेंसिटी कम है तो ये वाला कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, N14 N14 हो जाएगा और ये वाला हाइब्रिड N15 N14, क्लियर है। तो ऐसे करके उन्होंने देखा कि हाइब्रिड बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है मतलब पहले से क्या था, N15 था और अभी आपने N14 में ग्रो कर रहे हो, तो N15 एक ठो आया, N14 एक ठो आया। इसका मतलब N15 पेरेंट वाला है और ये जो N14 वाला क्या है, न्यू वाला है। इसका मतलब जो रेप्लिकेशन हुआ है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। N15 वाला पेरेंट से एक स्ट्रैंड है और N14 वाला एक नया बना है, क्लियर है, दोनों में देखो ऐसा, क्लियर है। तो ऐसे ही करके इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, क्लियर है। चलो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आप एनसीईआरटी एक बार रीड करना, वहां पे भी सेम तरीके से लिखा हुआ है। आपको पहले बताएगा कि अमोनियम क्लोराइड N15 में ग्रो किए हेवी नाइट्रोजन में, देन ट्रांसफर्ड ग्रोन फॉर मेनी जनरेशन, देन ट्रांसफर्ड टू द अमोनियम क्लोराइड N14 वाला, ठीक है। देन फॉर वन जनरेशन मतलब 20 मिनट आपको क्या मिलेगा, 20 मिनट बाद हाइब्रिड मिलेगा, 100% हाइब्रिड। 2 जनरेशन मींस 20 + 20 40 मिनट्स, 2 जनरेशन मींस 2 जनरेशन हो गया, मतलब 20 मिनट का एक जनरेशन, तो 2 जनरेशन मतलब 20 × 20 20 + 20 40 मिनट्स, और 3 जनरेशन मींस 60 मिनट, 4 जनरेशन। तो अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आप टर्मिनोलॉजी से क्लियर रहो। और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ये, ठीक है, इसी के साथ पैरेलल, इसी को देख के उन्होंने समझा था कि रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव ऐसा हो रहा है, ऊपर जो डायग्राम बना है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो इसके आगे फिर बढ़ रहे हैं, इसको एक बार देख लो, 1 मिनट।
बिलीव आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसके अलावा अदर देन मिचेल्सन एंड स्थेल 1958 में, इसके अलावा सेम टाइम में, मतलब ईयर क्या है 1958 में ही, और एक साइंटिस्ट थे टेलर एंड हिज कलीग्स कलीग्स मतलब उनके लैब में जो जो और भी काम करते थे वो सभी साथ में मिलके साइंटिस्ट, मेन साइंटिस्ट कौन थे? टेलर। इन्होंने काम किया था फावा बीन्स में, जिसको विसिया फावा भी बोलते हैं, विसिया फावा। इसमें सेम चीज इन्होंने किया था, बट इस बार इन्होंने हैवी नाइट्रोजन नहीं लिया था। इन्होंने क्या किया था? नाइट्रोजन हैवी लेके डीएनए को लेबल किया था। इस बार इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन करके लेबल किया था। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से लेबल किया। क्लियर है? और इन्होंने भी सेम चीज प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ईयर 1958 में पहले इनका एक्सपेरिमेंट आएगा। उसके बाद सेम टाइम में विसिया फावा बीन्स में, बीन्स आप सुनोगे, बीन्स सब्जी है ना, फावा बीन्स, विसिया फावा में टेलर एंड इट्स कलीग्स 1958 में इन्होंने हैवी नाइट्रोजन नहीं लिया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था। ठीक है, जैसे इन्होंने पहले हैवी नाइट्रोजन लेके ग्रो किया, वो क्या किए? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन में लेके ग्रो करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे। जैसे कल अपन देखे थे हर्सेन चेस के एक्सपेरिमेंट में कैसे रेडियो एक्टिविटी लेवल किए थे, बाद में एक्सरे दिए थे तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करते थे, वही काम करके इन्होंने किया है इसको। ठीक है, तो सिंपल आपको इतना ही याद रखना है, इसका कोई एक्सपेरिमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लेके सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ किया किसमें? फावा बीन्स विसिया फावा में, टेलर एंड इट्स कलीग्स इन 1958। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन देख रहे हैं सीधा। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे? डीएनए रेप्लिकेशन आप देखिए कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, बट एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होगा, कैसे पेरेंटल डीएनए पे एक नया डीएनए बनेगा, वो प्रोसेस को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए को ही क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। राइट? कैसे हो रहा है देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? यूकैरियोट में देख रहे हैं हम कैसे हो रहा है। यूकैरियोट में आपके पास ये डीएनए है, इस डीएनए में एक सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ये 5 डेज, ये 3 डेज, तो ये 3 डेज, ये 5 डेज, है ना, एंटी पैरेलल। कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, या फिर शॉर्टकट में लिखते हैं ओराई। ये आपको बायोटेक चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगा, प्लाज्मिड में ओराई होता है बोल के उसका एक प्रॉपर्टी होता है। तो ओराई, ओरिजिन क्या है? इट इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस और स्टार्ट, है ना, ऐसा सीक्वेंस जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको आप क्या बोलते हो? ओरिजिन बोलते हो। ठीक है, तो पहला टर्म आपने क्या देखा? ओरिजिन, स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन बिगिंस, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ठीक, दूसरा टर्म हम क्या देख रहे हैं? रेप्लिकॉन देखते हैं। रेप्लिकॉन पूरे लंबे से डीएनए में एक बार में रेप्लिकेशन नहीं होता है, कुछ प्लेस में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो वो डीएनए का सेगमेंट जहां पर रेप्लिकेशन हो रहा है फिलहाल, उसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकॉन बोलते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए, सिंपल अगर लैंग्वेज में लिखे हम, द सेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस, रेप्लिकेशन is
taking place is known as replicon, is known as replicon। ठीक है, दो टर्म आपने देखा, एक ओरिजिन देखा और दूसरा रेप्लिकॉन देखा। क्लियर है? अब इसको अगर हम प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट करें, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो आप देखोगे प्रोकैरियोट में सिंगल ओरिजिन होता है, सिंगल ओरिजिन होता है। प्रोकैरियोट में कैसा होता है? सिंगल ओरिजिन होता है, मतलब एक ही ओरिजिन होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और वहां वापस आके खत्म हो जाएगा। क्लियर? और यूकैरियोट में क्या होता है? मल्टीपल ओरिजिन होता है। मल्टीपल ओरिजिन मींस ओराई। मल्टीपल ओरिजिन आपको यूकैरियोट में इसलिए चाहिए क्योंकि यूकैरियोट का सीक्वेंस बहुत बड़ा है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। इतने लंबे बेस पेयर डीएनए सीक्वेंस को रेप्लिकेट करने में अगर सिंगल प्लेस से स्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? तो इसीलिए हमने क्या किया, यूकैरियोट में बहुत सारे ओरिजिन बना दिए ताकि अलग अलग प्लेस से एक बार में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो और कुछ ही समय में क्या हो जाए, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए। तो मल्टीपल ओरिजिन होता है, यहाँ पे सिंगल ओरिजिन होता है। यहाँ पे भी रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है और यहाँ पे भी रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? सपोज ये आपके पास डीएनए है और ये आपका ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस है ओराई। ये 5 डेज तो ये 3 डेज, ये 5 डेज तो इधर 3 डेज, एंटी पैरेलल। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट होता है तो ये डीएनए बीच से ऐसा ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ये ऐसे खुल गया। ठीक है, ये आपका सेंटर में यहाँ पे क्या था, ओराई था। ये डीएनए रेप्लिकेशन खुल गया, रेप्लिकेशन इस साइड भी चल रहा है और रेप्लिकेशन इस साइड भी चलेगा। जहां पे खुला है वहां से दोनों साइड रेप्लिकेशन चलेगा, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। क्लियर? तो इसको आप क्या बोलोगे, बाई डायरेक्शनल। ये एग्जांपल जैसे ये बस स्टैंड है, मान लो बस स्टैंड से जगदलपुर भी जाएगा बस, बचेली भी जाएगा, तो बाई डायरेक्शनल है। क्लियर? रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे क्या कर रहे हैं, अब इसमें एंजाइम्स लगेंगे, ये अपने आप नहीं हो जाएगा, तो इसमें कुछ एंजाइम्स लगेंगे। एक एक करके हम क्या करते हैं, एंजाइम्स को देखते हैं। ठीक है, पहला नाम एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम लगेंगे? पहला एंजाइम लगेगा डीएनए हेलिकेस। डीएनए हेलिकेस, इसी को अनवाइंडेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ओपन्स अप द डीएनए, एंड ओपन अप द डीएनए। डीएनए को ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़ के इसको ओपन करेगा। ये डीएनए आपस में कैसे चिपके हुए हैं, यहाँ बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, सही है? तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़ के ये उसको ओपन करेगा। तो इस एग्जांपल में अगर इसी डायग्राम में हम देखें तो ये सामने में ये एंजाइम कौन जा रहा है, हेलिकेस एंजाइम जा रहा है। इसने इधर आगे बढ़ रहा है, इस साइड आगे बढ़ रहा है, और ये इस साइड आगे बढ़ रहा है। ये इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए खोलता हुआ जाएगा और ये इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए खोलता हुआ जाएगा। तो ये डीएनए आपका खुल गया। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो क्लियर है। अब इसी को आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे डायग्राम, तो आपको एक डायग्राम देगा, उस डायग्राम में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया होगा। अगर आप इमेजिन करो तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसको हाफ अगर आप देखो और इसको ऐसे खड़े कर लो, ठीक है, ये हाफ पोर्शन इस साइड का, यहां से इधर का पोर्शन, और इसको ऐसे करके ऐसे कर लो, तो ये वही चीज है। आपको क्या दिखा रहा है, एक हाफ रेप्लिकेशन फॉर्क दिखा रहा है। ये पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। ये यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकॉन। और ये जो फॉर्क जैसा खुला हुआ है तो इसको रेप्लिकेशन फॉर्क भी बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो पहला एंजाइम आपके पास कौन है, ये हेलिकेस, जो ओपन करके जा रहा है। कैसे ओपन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ओपन कर रहा है। ठीक है, ये 3 डेज है, ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है। दूसरा एंजाइम, अब देखो क्या है, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जैसे यहाँ पे ए है
तो इधर कौन था पहले, T था, यहाँ पे G है तो यहाँ पे कौन था, C था। और आपको डीएनए जब मॉडल पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था A हमेशा T के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है और G हमेशा C के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के हेलिकेस आगे बढ़ा है। सही बात है, ठीक है। अब जैसे ही इसको खोल के ये आगे बढ़ा तो ये हो सकता है कि वापस चिपक जाए, A के साथ T वापस जुड़ जाएगा, G के साथ C वापस जुड़ जाएगा। पुराने परिचित लोग हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अरे हम कैसे खुल गए, वापस जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको रेप्लिकेशन कराना है, एक नया डीएनए बनाना है और डीएनए पेरेंटल डीएनए के बाजू में यहीं पे बनने वाला है अभी। तो तब तक आप क्या चाहते हो कि ये खुला हुआ रहे, है ना, वापस ना चिपक जाए, खुला हुआ रहे। उसके लिए एक प्रोटीन आएगा, यहाँ आके बैठ जाएगा सिंगल स्ट्रैंड में। ये प्रोटीन आके यहाँ पे आके बैठ गया। इस प्रोटीन को आप क्या बोल रहे हो, SSB बोल रहे हो। यहाँ लिख रहे हैं सेकंड प्रोटीन एंजाइम जो है SSB, क्या नाम है इसका, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देखो अब ये सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड कर रहा है, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन काम क्या है, टू स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टू स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को स्टेबलाइज करना, राइट। सेकंड एंजाइम हो गया। थर्ड एंजाइम क्या है, थर्ड एंजाइम आपका मेन एंजाइम, थर्ड एंजाइम आपका आ जाएगा डीएनए टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज, और इसी को डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। गायरेज बोलते हैं हम बेटा प्रोकैरियोट्स में, मैं पी लिख दे रहा हूं, मतलब प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं। डीएनए टोपोआइसोमेरेज बोलते हैं यूकैरियोट में। सेम एंजाइम है। ये क्या करता है, इट रिमूव्स नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर रस्सी पकड़ के, जो नायलॉन का रस्सी जो आता है, जो एक के ऊपर एक लपटा रहता है, उसको पकड़ के ऐसे खोलोगे तो एक समय बाद वो खुलना बंद हो जाता है, क्योंकि सामने एकदम गठान जैसा बन जाता है। वो जो गठान बन गया है उसी को हम बोलते हैं क्या, सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, सामने वो गठान बन गया। वैसे ये डीएनए आप पढ़े थे, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, जैसा रस्सी होता है सेम टू सेम। तब जब ये हेलिकेस एंजाइम खोलते हुए जा रहा है तो ऊपर में कहीं पे क्या हो जाएगा, फंस जाएगा ऐसे करके। तो ये जो फंस गया, तो अब फंस गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो जो फंस गया है उसको काट के, जो फंसा है उसको यहाँ से काटेगा, काट के वापस सीधा करके जोड़ देने का काम किसका है, डीएनए टोपोआइसोमेरेज, डीएनए गायरेज का है। क्लियर है। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जो एक के ऊपर एक ऐसे करके हो गया है, तो ये इसको यहाँ से काटा, सीधा किया, वापस जोड़ दिया, अब दोनों वापस सीधा हो गए, हेलिकेस एंजाइम वापस तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने वाला बाय कटिंग एंड रीजॉइनिंग द डीएनए इज डीएनए टोपोआइसोमेरेज, डीएनए गायरेज। ठीक। अगला एंजाइम हमारे पास कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का खुद का 3 रिक्वायरमेंट। डीएनए पॉलीमरेज आपसे क्या कह रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमर मतलब पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम। कौन सा पॉलीमर बनाएगा, डीएनए वाला पॉलीमर, और हमको क्या बनाना है, डीएनए ही बनाना है। तो सबसे मेन एंजाइम यही है, ठीक है। तो अब ये मेन एंजाइम है, तो ये अपना कुछ क्या रखेगा, रिक्वायरमेंट, ये बोलेगा कि मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर दो, मैं काम कर दूंगा। क्या क्या व्यवस्था चाहिए इसको, पहला इसका व्यवस्था चाहिए कि इसको फ्री 3' OH ग्रुप चाहिए, इसको 3' पोजीशन पे OH ग्रुप। आपको याद होगा न्यूक्लियोटाइड में लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें 3' OH ग्रुप फ्री रहता है, अदरवाइज जो आपस में जुड़े हुए हैं उसमें बॉन्ड बना था, है ना, 5' 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो वो 3' बिजी रहता है। तो लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3' OH ग्रुप फ्री होता है, और इसको ये वही चाहिए, फ्री 3' OH ग्रुप चाहिए। मेरे को ये दे देना, मैं उसके पीछे नया न्यूक्लियोटाइड लगा के एक डीएनए का पॉलीमर बना दूंगा। ऐसा किसका कहना है, डीएनए पॉलीमरेज का कहना है। इसके अलावा इसको क्या चाहिए, इसको टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या चीज है, टेम्पलेट जिसके हिसाब से आपको डीएनए बनाना है। जैसे ये आपका टेम्पलेट है,
ए है तो इसके सामने टी लगाया जाएगा, जी है इसके सामने सी लगाया जाएगा, ऐसे करके नया डीएनए बनेगा। तो ये क्या है, टेम्पलेट है। तो इसको हम लिख लेते हैं भैया ये टेम्पलेट है, और इधर से ये भी क्या है, टेम्पलेट है। दो टेम्पलेट है आपके पास, टेम्पलेट हो गया। इसके अलावा इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तीसरा चीज क्या है, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए है तो इसको आप लिखोगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ व्हाट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो ये इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम को ये सबस्ट्रेट है, इसी को जोड़ जोड़ के वो क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। यहां तक बात क्लियर है। तो डीएनए पॉलीमरेज को पहला क्या चाहिए, फ्री 3 डेज OH ग्रुप चाहिए, और इसका जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है कि किस डायरेक्शन में, सर इधर डायरेक्शन दिख रहा है कि 5 डेज टू 3 डेज, 3 डेज टू 5 डेज, ये सब डायरेक्शन है, पोलैरिटी। तो ये डीएनए पॉलीमरेज किधर से किधर बनाएगा, है ना, डायरेक्शन क्या है इसका। तो इसका डायरेक्शन जो है, इसका जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है वो है 5 डेज टू 3 डेज पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये क्या चीज है, इसका डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हमको फ्री 3 डेज OH ग्रुप दे देना, टेम्पलेट दे देना, न्यूक्लियोटाइड दे देना, उसके बाद मैं बना दूंगा, और किधर से किधर बनाऊंगा, 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन में बनाया जाएगा। तो आप देखो ये जो इस साइड है, यहाँ पे ये क्या है, 3 डेज। तो नया डीएनए जो बनेगा इस 3 डेज के बाजू में एंटी पैरेलल होता है डीएनए, तो इस 3 डेज के बाजू में क्या आना चाहिए, 5 डेज आना चाहिए। तो यहाँ पे डीएनए बनेगा वो क्या होगा, 5 डेज टू 3 डेज ऐसे बनना चाहिए। लेकिन अब इस 5 डेज के पास में इसको क्या चाहिए, फ्री 3 डेज OH ग्रुप। यहाँ तो छोटा सा डीएनए कुछ होता तब तो यहाँ पे लास्ट में OH ग्रुप होता, तो यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो 3 डेज OH ग्रुप कैसे मिलेगा। तो फ्री 3 डेज OH ग्रुप देने के लिए यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा और एक छोटा सा आरएनए बना के जाएगा यहाँ पे। ये क्या है, आरएनए, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए, शॉर्ट आरएनए। कितना है, 10 टू 15 न्यूक्लियोटाइड का, 10 टू 15 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए किसने बनाया है भैया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने बनाया है। आरएनए पॉलीमरेज या फिर बोल सकते हो और प्राइमेज एंजाइम ने बनाया है। ठीक है, प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, ये आके इस 5 डेज पोजीशन पे एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा यहाँ पे ऐड किया। इस आरएनए पे अब यहाँ पे लास्ट में OH ग्रुप फ्री होगा, 3 डेज OH ग्रुप फ्री होगा, है ना। OH ग्रुप कहाँ मिलेगा, आपको बोला था कि न्यूक्लियोटाइड के चेन के लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसका 3 डेज OH ग्रुप फ्री होगा। तो ये 5 डेज है, तो इधर से लास्ट में जाओगे तो आप 3 डेज OH ग्रुप फ्री मिलेगा। अब यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बैठेगा और इसको पकड़ के इसके पीछे इसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मिल गया। अब यहाँ पे A है, G है, इधर C है, इधर G है, तो C के बदले G, G के बदले C, ऐसे ऐड करते हुए कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऐड करते हुए ये डीएनए रेप्लिकेशन चलता जाएगा और चल रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है, इधर समझ गए आप, तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब देखो इधर क्या है, 5 डेज, इसके बाजू में क्या होगा, 3 डेज, लेकिन रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या है, 5 डेज टू 3 डेज, मतलब ऊपर से आना पड़ेगा इधर से। सही बात है। अब ऊपर यहाँ से खुला नहीं है, खुला अभी कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे खुला है, तो क्या होगा, डायरेक्शन तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 डेज किधर आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा डायरेक्शन। तो यहाँ पे मान लो कि जब शुरुआत में खुलना चालू हुआ तो अभी इतना ही खुला है, थोड़ा सा इतना रीजन खुला है, उसके बाद थोड़ा और खुला तो पूरा इतना खुल गया, अब ये और आगे जाएगा तो और खुल जाएगा। सही बात है। तो जब थोड़ा सा खुला था तो उस समय यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बना दिया, किसने, इसी ने, प्राइमेज ने बना दिया छोटा सा। इस छोटे से आरएनए पे आपको 3 डेज OH ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा और इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके इसको बड़ा बना देगा। ठीक है, फिर थोड़ा और खुला तो फिर जगह मिल गया, फिर जगह मिला तो फिर से एक आरएनए प्राइमर यहाँ बनाया गया और इस आरएनए प्राइमर में OH ग्रुप मिला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ये फिर थोड़ा और लंबा बना देगा, फिर थोड़ा और खुलेगा, फिर एक को यहाँ पे बनेगा, उसको फिर डीएनए बनाया जाएगा। ऐसे करके रेप्लिकेशन किधर हो रहा है, देखो ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। राइट,
तो ऐसे करके ये रेप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे 2-4 बात हम पॉइंट लिखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या ये लगातार चल रहा है बिना ब्रेक के? हाँ सर चल रहा है, ये जो चल रहा है लगातार चल रहा है, तो इसको मैं लिख रहा हूं कंटिन्यूअस स्ट्रेन। कंटिन्यूअस स्ट्रेन क्योंकि इसमें कंटिन्यू चल रहा है बिना ब्रेक के। यहाँ पे क्या ब्रेक होके चल रहा है? हाँ सर, पहले छोटा एक आरएनए प्राइमर बना था, फिर डीएनए बना, फिर प्राइमर बना, फिर डीएनए बना, बार बार टुकड़ों में बन रहा है डीएनए। तो इसको आप क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या बोलती है इसको? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलती है। क्लियर है? ऊपर से देखो, ये सीधा सीधा जा रहा है और ये रुक रुक के जा रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले ये वाला पहुंच जाएगा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, तो इसको क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग उसको बोलते हैं जो लीड कर रहा हो, सामने सामने जा रहा हो, है ना? तो मार्च फास्ट में जो लीड करता है उसको लीडिंग बोलते हैं। तो ये क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड बोलोगे। और जो पीछे रह जाता है क्लासरूम में, क्लास में भी, उसको बोलते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट लैग क्यों कर रहा है, मतलब पीछे क्यों रह जा रहा है। तो लैग मतलब होता है लैगिंग स्ट्रैंड। लैग मतलब पीछे रह जाना, क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। तो आगे जो निकलेगा लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और ये क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड। यहां तक बात अगर क्लियर है तो आप दूसरा बात ये देखो कि आपका जो ये रेप्लिकेशन हुआ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में, ये फ्रेगमेंट्स में हुआ। इसी फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? इसी फ्रेगमेंट्स को आप बोलते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी ऑफ कोर्स जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने ही देख के बताया था कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में टुकड़ों में बन रहा है डीएनए, तो उन्होंने अपने नाम से इस फ्रेगमेंट्स को, इस फ्रेगमेंट को, जो टुकड़े जो हैं डीएनए के, इसको नाम दे दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब आपका काम है इसको याद रखना कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहां बनता है, पूछेगा। आप बोलोगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में, लैगिंग स्ट्रैंड में बनता है। यहां तक बात क्लियर है? चलो, इतना हो गया तो आपका लगभग रेप्लिकेशन, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, और ऐसे करके रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और लास्टली आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगा रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद कि सर आप बोले थे कि ये क्या है? आरएनए है, ये छोटा सा टुकड़ा जो बना है क्या है? आरएनए है। किसने बनाया था? प्राइमेस नाम के एंजाइम ने बनाया था। तो इस डीएनए के बीच में आरएनए क्या कर रहा है ना? इस डीएनए के बीच में आरएनए क्या कर रहा है? तो आरएनए कुछ नहीं करेगा, इस आरएनए को काट के, इसका काम खत्म हो गया। इसका काम क्या था? फ्री 3 days OH ग्रुप देना, उसने दे दिया, डीएनए आपके पॉलीमरेज एंजाइम में बढ़ा दिया उसको। अब इसका काम खत्म हो चुका है, इस आरएनए को डीएनए से निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए एक और एंजाइम लगेगा आपको, 5वां नंबर, डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज नंबर 1, ये एंजाइम लगेगा। ये वाला डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है? 1। ये क्या करेगा? इट रिमूव्स द आरएनए एंड एड्स डीएनए। ठीक है? इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, तो न्यूक्लियस एक्टिविटी से ये काटते जाएगा और काट के क्या करेगा? आरएनए को काट देगा। और इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होता है, तो ये डीएनए बना देगा। इस आरएनए को हटाएगा और क्या बना देगा? ऐसे डीएनए बना देगा। क्या बना देगा? ऐसे डीएनए बना देगा। यहां तक बात क्लियर है? इसको बोलते हैं रिपेयर करना। ये क्या हो रहा है? रिपेयरिंग हो रहा है। आरएनए बीच में घुसा होता है, इसको रिपेयर कर रहे हैं, आरएनए हटा के डीएनए लगा रहे हैं। अब लास्ट में क्या हो रहा है कि ये जो डीएनए है और ये जो डीएनए, इसके बीच में छोटा सा कट रह गया है, छोटा सा कट रह गया, जिसको ज्वाइन करना है तो पूरा लंबा हो जाएगा डीएनए। इसको कट को ज्वाइन करने के लिए ये जो निक है, इसको जगह क्या बोलते हैं अपन? निक। निक मतलब छोटा सा गैप, स्मॉल गैप। इस गैप को फिल करने के लिए आपके पास 6वां नंबर एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। लाइगेज को आप मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हो। मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू मतलब गम। गम से क्या करते हैं? चिपकाते हैं। ये छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े जो हैं, बीच में जो कट है, इसको क्या कर देंगे? चिपका देंगे, सील कर देंगे, है ना? तो इसका काम क्या क्या है? टू सील द निक। निक मतलब गैप। कैसे बनाएगा? सील करेगा बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर
डाई ईस्टर बॉन्ड बना के इस गैप को ये क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और ऐसे करके आपको पूरा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगभग पूरे एंजाइम का नाम और फंक्शन याद रखना है। इससे अगर इतना अगर आपको याद है, डायरेक्शन याद है, और कट कौन करेगा, ज्वाइन कौन करेगा, गैप कौन फिल करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ रहा है, रेप्लिकॉन किसको बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क किसको बोल रहे हैं, जहां पे रेप्लिकेशन चल रहा है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये डिटेल अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन आराम से बनेगा रेप्लिकेशन से, और इतना आप लिखोगे तो आपको कंप्लीट नंबर भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। लेट्स मीट टुमारो विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।